तो अगर बात चुनाव की जाए गृह मंत्री जी, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों के चलते एक बहुत बड़े सम्मान का राजनीतिकरण कर दिया गया भारत रत्न का। आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया हो या फिर चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हो, भारत रत्न का राजनीतिकरण किया गया है जानबूझकर चुनाव से पहले। देखिए, आपने क्रम नहीं जाना है, ना क्रम का अभ्यास करने की तस्दी ली है। पहले भारत रत्न दिए गए, बाद में ये लोगों ने भाजपा के साथ आना मुनासिब किया है, समझा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई नेताओं को भारत रत्न दिया। अब आप मुझे बताओ, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है हमें? तरुण गोगोई जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो दादा पिता माँ इनको ही भारत रत्न देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने योगदान किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टी, हम उनको सम्मानित करेंगे और करना चाहिए। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व को कितने साल लग गए भारत रत्न देने में। चंद्रशेखर जी ना आते तो शायद भारत रत्न न मिलता। इस तरह से पद्म पुरस्कारों का और गौरव देने वाले पुरस्कारों का आवंटन राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी ने भारत रत्न पर या पद्म पुरस्कारों पर जिनका अधिकार था उन तक पहुंचाने का काम किया। पहले तो कुछ चंद पत्रकारों की सिफारिश से भी मिलते थे, अब आप कर देख लो। जिनको जनता के काम के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उन्हीं को मिलता है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि बीजेपी ने पहले सरदार पटेल जी को ले लिया और अब नरसिम्हा राव भी। नहीं, ले कहाँ लिया भाई? हम तो सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। आप सम्मान नहीं कर रहे हो, इसलिए लगता है कि भाजपा ने ले लिया। लेने के तो वो दोनों दिवंगत है, कैसे लेंगे हम? अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है। अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है। आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो दो के दो रहते, हम 2 से 300 पार गए पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से करा है भाई। पूरा आसाम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा कि पहले 5 साल गड्ढे भरने के होंगे, उसके बाद दूसरे 5 साल जन आकांक्षाओं के, और फिर अगले 5 साल कड़े फैसलों के। क्या वो कड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक समय समय पर, उचित समय पर बहुत कड़े फैसले लिए हैं। हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं, जनता के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आपको श्रृंखला के साथ बताता हूं।
सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन का फैसला हमने लिया, जो 40 साल से हमारे सेना के जवानों की मांग थी। कोई एडवाइस नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत से फैसला लिया। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला लिया। यूपी के चुनाव सर पर थे, 17 में चुनाव थे, 16 में हमने दिया। सभी लोग कहता था बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद यूपी में 325 सीट के साथ सबसे बड़ी सरकार अब तक की 2017 में बनाई। उसके बाद हमने जीएसटी लाया। सभी लोग कहते थे उल्टा पड़ जाएगा। आज एक देश एक कर की कल्पना हमने साकार कर ली है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जीएसटी जैसा कानून कैसे लॉन्च हो गया। जब हमने एनपीए पर कठोर कार्रवाई करनी चालू हुई, सब कहते थे कि इंडस्ट्री बिखर जाएगी, इकोनॉमी बिखर जाएगी। आज भारत की सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट, प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट विश्व में सब बैंकों से सबसे अच्छी बैलेंस शीट भारत की बैंकों की बैलेंस शीट है। हमने जन धन लाया, आधार लाया और मोबाइल जैम ट्रिनिटी से हमने डिजिटल इंडिया को साकार किया। कोई इस देश में 10 साल के पहले कल्पना नहीं करता था कि सब्जी वाली ठेले पर आपको कहे कि साहब मोबाइल से पेमेंट करो, कैश नहीं लिया जाता है। ये परिवर्तन नरेंद्र भाई लाए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, सारे लोग आकलन करते थे युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी ने फम निर्णय लिया कि जो होगा वो होगा, हम देखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी सीमा और हमारी सेना, ये दोनों के साथ छेड़खानी हम सहन नहीं करेंगे। घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। 3 तलाक का कानून सालों से बात होती थी, नहीं इंप्लीमेंट होता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक लाया भी, बिल भी लाया और 3 तलाक को समाप्त कर लाखों लाखों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का बात किया। आजादी के बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का वादा था हमारे आसपास के देशों से रिलीजियस माइनॉरिटी को नागरिकता देने था, पूरा नहीं होता था। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी। हमने सीएए का फैसला किया, हमने 370 और 35A को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होंगे। हमारा 1950 से आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के राज में ये समाप्त हुआ। 30 साल के बाद हम नई शिक्षा नीति लाए। भारत की मिट्टी की सुगंध भी वहाँ है, हमारी संस्कृति का संवर्धन भी है, हमारी भाषाओं का सम्मान भी है और विश्व की सबसे ओपन और आधुनिक एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए। ये भी एक बहुत बड़ा कठोर फैसला था।